Hello friends, I welcome you all back to our channel UPSC Educare. As you all know, we are proceeding with the NCERT series of class 6 subject is history. You all know the importance of the NCERTs in all the competitive exams, especially UPSC and your state PCS. Okay, so अभी तक हम chapter number 1 and chapter number 2 we have done both the chapters in the previous two videos. Okay, what we are going to do in this video is chapter number 3, that is in the earliest cities. I will try to cover it holistically. कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी ईदर थ्रू द कमेंट बॉक्स और थ्रू द मेल प्रोवाइडेड. आप मुझे मेल करके भी कर सकते हैं. फर्दर आपको इस चैप्टर की ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे जो UPSC एडुकेयर का चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ये पूरी PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. ये PDF आप वहाँ से ले सकते हैं. तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं. So this chapter begins with a story, and this story is the story of Harappa. Around 150 years ago, the railway lines were laid down by the Britishers. Britishers ने हमारे यहाँ पे रेलवे लाइंस बनाई थी. कोई एहसान नहीं किया था, वो थे मतलबी और उन्होंने अपना ही मतलब निकालने के लिए ये रेलवे लाइंस बनाई थी. उनको एक जगह से रॉ मटेरियल दूसरी जगह ले जाने के लिए और वहाँ से पोर्ट करते थे ना वो, फिर वो ब्रिटेन लेकर के जाते थे. तो ये जल्दी जल्दी हो सके ताकि ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो उसको रॉ मटेरियल की कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहे, रुके नहीं, उसके लिए इन्होंने ये रेलवे लाइंस लगाई थी. तो हम पे कोई लगा करके एहसान नहीं किया, अपना ही उल्लू सीधा किया. ये उन्होंने कब किया? ये अराउंड उन्होंने 150 ईयर्स अगो किया था, जब रेलवे लाइंस बिछा रहे थे पंजाब में. उस टाइम पर खुदाई जब वो करते हैं तो उन्हें कुछ ना रेडीमेड ब्रिक्स मिलती है. आपके ब्रिक्स मतलब ईंटें टाइप में मिलती हैं उनको. तो वो ये देखते हैं कि इनका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और क्योंकि रेलवे आपने देखा होगा ना, क्रॉसिंग के नीचे काफ़ी उसको मतलब सपोर्ट के लिए बहुत सारे साइड्स में से पत्थर होते हैं, ठीक है. तो उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया होता है कि रेलवे लाइन धंस नहीं जाए, उसके बाहर से आपके ट्रेन के बाहर से धंस नहीं जाए. तो उनको ये जो ब्रिक्स है ना, ये उनके तो फायदे की चीज़ हो गई, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ये जो ब्रिक्स है ये यहाँ से निकालनी शुरू कर दी और इस रेलवे लाइन के लिए इन्होंने ले जानी शुरू कर दी. यहाँ तक तो हो जाता है. ये तो 150 ईयर्स अगो की बात है. अब से अगर 80 साल पहले की बात करूँ तो बाद में उन्हें पता चलता है कि ये जो ईंटें हम निकाल निकाल के जिस जगह से ले आए हैं ना, ये एक सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट सिटीज में से एक सिटी से हम लेकर के आए हैं. लेटर दे केम टू नो इवन इट इज अमंग द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. और जो करंट अभी जो प्रेजेंट का स्टेटस है वो तो ऐसा प्रूफ कर देता है कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट हो जाएगी. वन अमंग द ओल्डेस्ट ना रह के वर्ल्ड की ओल्डेस्ट हो जाएगी अगर साइंटिस्ट इसको प्रॉपरली प्रूफ कर देते हैं. तो हुआ क्या, उन्हें 80 ईयर्स के बाद रियलाइज होता है कि ये तो ओल्डेस्ट सिटी है, ठीक है. ये फर्स्ट सिटी कब फ्लरिश हुई थी? अराउंड 4700 ईयर्स अगो. और क्योंकि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ NCERT का बेस ईयर क्या है, 2000. सो इट इज 2024 है तो 4724 ईयर्स अगो का है, ठीक है. तो इतनी साल पुरानी, लेकिन अप्रॉक्स ले रहे हैं तो 4700 ईयर्स अगो एक पुरानी एक सिटी थी. जो सिटी क्या थी? हरप्पा. एट प्रेजेंट इसकी लोकेशन क्या है? पाकिस्तान. क्योंकि ये फर्स्ट सिटी थी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर हुई, इसलिए हम इस सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. किस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं? हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ द थिंग इज, इसमें क्या है, क्या इतना क्या स्पेशल था? व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज, ठीक है. ये जो सिटीज मिलती है हरप्पा के अराउंड, तो हम देखते हैं इसमें स्पेशल क्या है. तो ये मान लीजिए हरप्पा की सिटी है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड थी. एक ईस्टर्न होगी, एक वेस्टर्न होगी. अब खासियत क्या है? जो ईस्टर्न होगी ना, ये कंपैरेटिवली बड़ी थी, ठीक है. ईस्टर्न क्या है? कंपैरेटिवली बड़ी है और ये एक लो पर है, इसकी हाइट जो है ना वो कम है. अगर वेस्ट की बात करोगे तो ये क्या है? एक स्मॉल है. ये स्मॉल है लेकिन ये एक हाइट पर बनी हुई है, ठीक है.
तो दो अनइवन मान लो, जैसे एक टेबल है और ये यहाँ पर, तो ये जो है ये सिटी जो है ये खुद में स्मॉल भी है और एक हाइट पर बसी हुई है, यहाँ पर बसी हुई है। ये वाली कंपैरेटिवली बड़ी भी है और लोअर में बसी हुई है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये लोअर है और ये हायर है। ये आपके बेसिक नॉर्मल की बात है। इस जगह को ये लोग बोलते थे सिटाडेल। इसको क्या नाम दिया है आपके हिस्टोरियंस ने? सिटाडेल। इस लोअर वाले को नाम दिया लोअर टाउन। ओके, होप आपको ये इतना अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर ब्रिक्स की बात करो तो ब्रिक्स क्या है? इंटरलॉकिंग वाली ब्रिक्स है, ठीक है। जैसे ये एक ब्रिक है तो दूसरी ब्रिक क्या है, इसी के अंदर ऐसे प्रॉपरली फिट होएगी। ये ब्रिक्स जो होती है ना, ये होती है इंटरलॉकिंग ब्रिक्स। आज के अगर आप देखोगे ना फ्लाईओवर वगैरह जो बने होते हैं, वहां पर आपको ऐसे इंटरलॉकिंग वाले दिख जाएंगे। कभी नोटिस करके देखना, आपको बिल्कुल ये चीजें दिख जाएंगी। तो ऐसी जो होती हैं जो एक दूसरे के अंदर लॉक करके जो बनाई जाती है, इनको बोलते हैं इंटरलॉकिंग, ठीक है। इनमें ये जितनी भी ब्रिक्स यूज्ड है वो सारी इंटरलॉकिंग पैटर्न में थी, जो भी इनके वॉल्स वगैरह बनी, और प्रॉपरली बेक्ड थी। बेक मतलब पकी हुई, कच्ची ईंटें नहीं थी। ऐसा नहीं है कि बस मिट्टी को जमा दिया और ये जम गई और इसी को लगा दिया, नहीं, ये नहीं है। उसको भट्टी में डाल करके बिल्कुल बनाया जाता है। आपने देखा होगा ना, ऐसे किल्न बनी होती है, इसमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है, पास पास में बहुत सारी ईंटों पे ऐसे अगर जाओगे ना आप अपने आसपास सिटी के गांव वाली साइड, तो आपको ऐसी बहुत सारी जगह मिलेगी जहाँ से मिट्टी के कुछ बने होते हैं, फिर वो उससे ईंटें बना रहे हैं, ठीक है, आपके ब्रिक्स बना रहे हैं। बस वही जो प्रोसेस है ना, उसी को बेक्ड ब्रिक्स बोलते हैं। एक तरफ कच्ची ईंटें होती है, वो किल्न में डालते हैं, उससे बाहर जो निकलती है वो बेक्ड ब्रिक्स हो गई, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने ब्रिक्स के बारे में। सिटाडेल में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी थी। ऐसा माना जाता है कि ये सिटाडेल वो एरिया है जहाँ पे राजा महाराजा वगैरह रहते थे। अब क्योंकि राजा महाराजा वगैरह रहेंगे तो इसका ऑब्वियसली एक स्पेशल पैटर्न होने वाला है। तो ऐसा माना जाता है कि जितनी भी स्पेशल टाइप की बिल्डिंग्स है वो हमें सारी कहाँ मिलती है? सिटाडेल में मिलती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो जगह है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एट प्रेजेंट ये जगह भी आपके कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। ये जगह भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब मोहनजोदारो में ऐसा क्या है, जरा देखते हैं। मोहनजोदारो में आपको देखने को मिलता है ग्रेट बाथ। ये होता है ग्रेट बाथ। ये देखो, यहाँ से कुछ स्टेयर्स हैं जो उतर के आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ इसके स्टेप्स है, इस तरफ भी स्टेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पानी भर दिया जाता था इस पूरे में, और माना जाता है कि जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होगा तो सब आकर के इसमें नहाते थे, ओके, एक डिप लेते थे। तो इट इज़ यूज फॉर स्पेशल ओकेजन्स, ऐसा माना जा रहा है। ये है कहाँ पे? आपके मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो में भी कहाँ पे? सिटाडेल में, जो उसका हायर एरिया उसमें। फिर आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना इसके आसपास रूम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी इसके आसपास चारों तरफ ना छोटे छोटे रूम्स थे। इसी के साइड में से निकलता हुआ एक प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम भी था, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम में जाकर के एक बड़े ड्रेन में जाएगा, ठीक है। फिर वहां से बह करके वो और बड़े ड्रेन में, जैसे होता है ना हमारे घर से छोटी छोटी ना पाइप्स वगैरह लगी होती है जो हमारे घर का वेस्ट वाटर ले जाके बाहर की नाली में डालते हैं, फिर वो जो नाली है ना वो जा करके किसी और बड़े नाले में जाते हैं। सेम थिंग जो है वो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर मिलेगा। फिर साइड में एक आपका वेल भी होता था, कुआं, जिसकी वजह से पानी इसमें लाते थे। जब भी मतलब नहाना होता था उन्हें तो वो यहाँ पर पानी लाते थे। ये हो गई एक बात। अब इन ब्रिक्स की क्या खासियत है? इन ब्रिक्स को ना पूरा कोट अप किया है आपके प्लास्टर और टार दोनों की हेल्प से। प्लास्टर भी है और टार भी है। टार आपने देखा होगा ना, जब रोड बनती है तो ब्लैक कलर का एक लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसको आम लैंग्वेज में लुक बोलते हैं, ओके। आप राजस्थानी लोकल लैंग्वेज में बोलोगे ना तो आपके दादी जी वगैरह से पूछोगे तो वो बोलेंगे इसे लुक। तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा होता है। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो भी चीज़ होगी वो चिपक जाएगी। और प्लास्टर लगाने से ये क्या होगा, वाटर टाइट हो जाएगा। तो पानी ऐसा नहीं है कि ना इसके अंदर चला गया, नीचे बैठ गया, ऐसा नहीं होता। पानी इसी में रहेगा। जैसे स्विमिंग पूल में पानी स्टेबल रहता है ना, ऐसा थोड़ी है आज पूल भर के छोड़ा कल खाली हो गया। लेकिन वही अगर किसी गमले में पानी डालोगे तो देखोगे कि अभी पानी डाला है, फिर पानी नीचे नीचे जाता जा रहा है, मिट्टी सोखती जा रही है। तो इसमें ऐसा ऐसा सिस्टम नहीं होता है। ये होता है ग्रेट बाथ, ठीक है। इसके चारों तरफ रूम हो गए आपके, एक वेल है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, प्लास्टर और टार की मदद से इसको क्या वाटर टाइट बनाया है। क्या बनाया है? वाटर टाइट। वाटर टाइट, ताकि पानी कहीं भी बह करके चला नहीं जाए।
ठीक है, इसके लिए ये हो गया मोहनजोदारो के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। ओके, ऐसा माना जाता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट लोग होंगे वो स्पेशल ओकेजन्स पे यहाँ डिप लेते होंगे। दूसरी सिटीज की तरफ अगर आप जाओगे, ठीक है, पहले तो इसमें थोड़ी सी लोकेशन देख लो। ये आपके हड़प्पा है जो आपकी फर्स्ट सिटी है, फर्स्ट सिटी जो मिली, ये आपका मोहनजोदारो है। तो देखो ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये हड़प्पा भी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, क्योंकि ये बॉर्डर तो यहाँ पे ऐसे होकर के बन जाता है ना, तो हड़प्पा उस तरफ चला जाता है। ये राखीगिरी, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, काली मीन्स ब्लैक, बंगन मीन्स बैंगल्स, ठीक है। तो कालीबंगा यानी जहां पर आपको ब्लैक कलर की बैंगल्स मिल रही है। यहाँ पे जो काम करने आते थे ना वो पंजाब के लेबरर्स थे, तो वो पंजाबी बोलते होंगे, तो वो जो है आप सुनोगे कि बैंगल्स को जो पंजाबी लोग हैं वो बंगा वगैरह ये वर्ड्स जो है उनके लिए यूज करते हैं। तो काली बंगा मीन्स जहाँ पे ब्लैक बेंगल्स मिले, तो ये यहाँ से यहाँ का नाम पड़ा है। ओके, फिर ढोलावीरा और लोथल ये दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, सुनिए पहले। मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो कहाँ पे है, ये रहा आपका मोहनजोदारो। उसके बाद में हड़प्पा, ये हो गया हड़प्पा, और ये आपका लोथल। ये जो तीन जगह मैंने टिक की है आपकी, ठीक है, ये जो तीन जगह टिक की, यहाँ पर मिलता है स्टोर हाउसेस। क्या मिलता है यहाँ पे आपको, स्टोर हाउसेस मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट प्लेसेस का ध्यान रखना। नेक्स्ट प्लेसेस क्या है, एक आपके कालीबंगा, ये आपकी कालीबंगा हो गई। इसके बाद में आपकी आती है लोथल, ये अगेन लोथल हो गई। इन दो जगह पे आपको क्या मिल रहा है, फायर एल्टस। क्या मिल रहा है, फायर एल्टस। अब आप पूछोगे मैम फायर एल्टस क्या होता है, कभी देखा है हवन होते हुए, तो वो जो हवन कुंड होता है ना जिसमें आग डालते हैं पंडित करते हैं स्वाहा स्वाहा, तो जो जिसमें अग्नि जल रही होती है उसे हम बोलते हैं फायर एल्टस, ठीक है, उनको फायर एल्टस बोलते हैं। ये कहाँ मिल रहे हैं, कालीबंगा और लोथल में आपके फायर एल्टस मिल रहे हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल तीनों जगह पे आपको स्टोर हाउसेस जो है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके ध्यान में होनी भी चाहिए। ओके, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। What is next? The next is houses, drains and cities. देखो आज की डेट में ना हमारे यहाँ पे जो सिटी का प्लान होता है, पहले क्या होता है, हम घर बना लेते हैं साइड्स में, ठीक है, उसके बाद में आएगा रोड बना के जाएगा, फिर उसको 10 दिन के बाद याद आता है ओ शिट यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम तो डालना ही रह गया, तो फिर वो उसको खोदता है, फिर उसमें ड्रेनेज की पाइप्स जो है वो डाल करके जाता है। फिर उसे थोड़े दिन के बाद याद आता है नहीं नहीं हमें तो रोड को बड़ी करना है, तो वो फिर तोड़ फोड़ करेगा, फिर रोड को साइज जो है बढ़ा के जाएगा। फिर उसे याद आएगा नहीं नहीं अभी तो हमें फाइबर भी डालना है, तो उसे फिर तोड़ेगा, फिर उसके अंदर फाइबर्स की लाइन बिछा के जाएगा। फिर थोड़े टाइम बाद में उसे फिर कोई होश आता है कि नहीं हमें तो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन्स भी बनानी है, वो इसे फिर तोड़ता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन। तो हम ये चीज़ें देखते हैं अक्सर कि बार बार तोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं और बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं बना रहे हैं, नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस हमें बार बार जो है देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे भी ऐसा ही था उस टाइम पीरियड में, तो उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था। अगर आप देखोगे ना तो घर जो होते थे वो जनरली 1 या 2 स्टोरेज होते थे, हाफ नहीं है ये, 1 और 2 स्टोरेज, ठीक है, या 1 होंगे या 2 होंगे। मंजिल, स्टोरेज मीन्स मंजिल, बोलते हैं ना आपका घर कितना मंजिल है, 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, 3 फ्लोर्स कितने हैं आपके घर में, तो उसकी बात हो रही है। या तो 1 स्टोरी होता था या 2 स्टोरी होता था, और उसके आसपास ना रूम्स होते थे। जैसे ये एक कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन है आपका, ठीक है, इसके आसपास में जो है ना साइड्स में कमरे होते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे और आपको क्या मिलेगा, एक बाथिंग एरिया मिल जाता था, ठीक है, जैसे ये घर है, ये आपका आंगन हो गया, तो ये यहाँ पे 4 कमरे हो गए, ठीक है। फिर यहीं पे कहीं पे ना आपका बाथरूम भी हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ बाथरूम है, तो यहीं कहीं पे आपके कोर्टयार्ड में पीछे वेल भी होता था। वेल मतलब पानी होता था। पानी हर घर में वेल नहीं होता है, हर घर में आपको कुआं नहीं मिलेगा, किसी किसी घर में जो है वो प्रॉपर आपको मिलेगा। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना होता था, यहाँ से गंदा पानी बाहर आता था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें जा करके ड्रेन होगा, इसके बाद में ये आगे जाएगा, ये और बड़े ड्रेनेज में ड्रेन होगा, ऐसे करके ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल चल रहा होता था, ठीक है। इस बीच में ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, ये प्रॉपर आपको 90 डिग्री पे मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि जैसे हमारी रोडें तो यूं घूम जाती हैं, ठीक है, साथ साथ में ड्रेनेज भी ऐसे ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ऐसे नहीं है।
प्रॉपर 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन है, प्रॉपर 90 डिग्री पे आपका पास पास में जो है वो ड्रेनेज बना होता था, प्रॉपर 90 डिग्री की रोड्स होती थी, ठीक है। इन सब के बीच में यहाँ पे इंस्पेक्शन होल्स भी होते थे, इन्हें बोलते हैं इंस्पेक्शन होल्स। मान लो कल को कोई इशू हो गया ड्रेनेज में, पानी जा नहीं रहा, आगे बह नहीं रहा, या कचरा वचरा का, तो उसको सफाई करना होगा, या फिर प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है इसका भी, तो कैसे होगा, तो उसके लिए इंस्पेक्शन होल्स होते थे ताकि इसको साफ किया जा सके, इसको चेक ऑन किया जा सके। तो ये प्रॉपरली जो है वो बिल्डअप था, यानी ड्रेन्स जो थे वो आपके प्रॉपरली कवर्ड थे, सिटीज बहुत स्पेशली प्लान थी, इंस्पेक्शन होल्स होते थे, स्ट्रीट्स प्रॉपर थी, हाउसेस प्रॉपर थे, सब कुछ बहुत ज्यादा वेल मैनेज्ड आपको मतलब जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पेशल अगर कोई डिस्टिंक्ट फीचर अगर यहाँ का है ना, तो ड्रेन्स और स्ट्रीट्स अपने आप में बहुत डिस्टिंक्ट फीचर्स है। आज भी ना मतलब ये एग्जांपल है कि ड्रेन्स और सिटीज वाकई में जो आपका सिटी का प्लान होता है ना वो ऐसा होना चाहिए, ड्रेन्स ऐसे होने चाहिए, आपकी स्ट्रीट्स ऐसी होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्लान हमें आज भी देते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह को। इन चीज़ों का आइडिया हो गया, कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ द रिमेन्स, बिकॉज ऑफ द रिमेन्स। तो ये बता कैसे रहे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, और रिमेन्स की वजह से, और हिस्टोरियंस इसको पढ़ते हैं, ओके। देन व्हाट इज नेक्स्ट अबाउट इट, नेक्स्ट इज लाइफ इन द सिटी, ठीक है। अब शहरों में लाइफ कैसी थी, क्या आज के जैसी बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि दिल्ली वगैरह जा करके देखोगे ना तो आज की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, वैसे ही हमारे गांव में नहीं है, ठीक है, छोटे सिटीज़ में नहीं है। तो वहाँ की सिटीज़ जो है उनमें लाइफ कैसी थी, इस बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखो हड़प्पा जो सिटी है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी सिटी थी, ये बहुत ज़्यादा प्लान करके बनाई हुई थी, यहाँ पे बहुत सारी हमें स्पेशल बिल्डिंग्स भी मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद रूलिंग क्लास जो थी ना वो यहाँ पर रहती थी, क्योंकि राजा महाराजा के पास ही इतना पैसा होगा कि वो इतना लग्जरी लाइफस्टाइल ले सके, बड़ी बड़ी चीज़ें बना सके। आज भी देखोगे तो बड़े घर उनके पास है जिनके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, जिनके पास है ही नहीं वो तो बेचारे झोंपड़ी लगा करके बैठे हैं। तो द सेम थिंग ये मानते हैं, आज से अगर हम कनेक्ट करके देखें, कंपेयर करके देखें, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि स्पेशल बिल्डिंग्स जो है वो प्रॉपरली प्लान थी, और प्लान उनका कौन बनाते थे, रूलर्स बनाते थे। ये एक चीज जो है हम कंक्लूड करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि रूलर्स जो है वो अक्सर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते रहते थे। मान लो यहाँ पर गोल्ड बहुत सारा मिल रहा है, तो उन्हें ये गोल्ड चाहिए, तो यहाँ से जाकर के लाएगा कौन, राजा खुद तो जाएगा नहीं, तो इसलिए वो अपने बहुत सारे लोगों को भेजते थे, और ये आते हुए वापस जो है ये गोल्ड वगैरह या जो भी प्रीशियस मटेरियल उनको चाहिए होता था। जैसे अफगानिस्तान से एक बहुत फेमस आप नाम सुनोगे, लेपिस लाजुली, ये एक बहुत प्यारा जेम स्टोन था जो उस टाइम पर जो है हम ट्रेडिंग में यूज करते थे, वहां से हम लोग लेकर के आए हुए हैं, हड़प्पन सिटीज में आया हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज है। तो आपके मेटल्स हो गए, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, और भी कोई अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी जो वैल्यूएबल गुड्स हो गए, आपके गोल्ड सिल्वर हो गए, या फिर कोई ब्यूटीफुल बीड्स हो गए, ठीक है, बहुत सुंदर कोई मोती वगैरह हो गए, वो सब चाहिए होती थी ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को भेजते थे। तो मटेरियल जो है वो डिस्टेंट लैंड्स वगैरह से आता जाता रहता था, ओके, इतना समझ आया। उसके बाद में फिर हमें एक वर्ड आता है स्क्राइब्स, ठीक है। ये वो लोग थे जिनको लिखना आता था, दे नो हाउ टू राइट, एंड व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू प्रिपेयर द सील्स, ठीक है, सील्स वगैरह लिखते थे। तो आपके जो सील्स वगैरह लिख रहे हैं ना, इस पे लिखने का काम किसका है, स्क्राइब्स का। तो स्क्राइब्स वो लोग थे जो सील वगैरह पे डेटा जो है उसको नोट डाउन करते थे, ओके। अब जो ये लिखने वाले हैं ये मेन है विमेन है, वी डोंट नो। अगर क्राफ्ट्स पर्सन की बात करोगे, वहां पे कुछ जो है वो क्राफ्ट पर्सन भी होंगे, ठीक है, कुछ लोग होंगे जो किसी न किसी चीज में स्पेशल हो। तो वो सिर्फ मेन थे या मेन विमेन दोनों थे, अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रोबेबली ऐसा मानते हैं कि शायद दोनों ही होंगे, क्योंकि पीपल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं। अब अगर कोई स्पेशल फीचर है ना तो वो आता है टेराकोटा टॉयज का। गांव में जाके देखोगे ना तो मिट्टी के जानवर, कैमल वगैरह जो होते हैं ना वो बने होते हैं, और बच्चे जो होते हैं ना वो आपको उनसे अक्सर खेलते हुए मिलेंगे। तो ऐसे ही कुछ खिलौने हमें पुराने टाइम के भी कुछ ऐसे मिलते हैं। हमारा ये मानना है कि प्रोबेबली शायद बच्चे जो थे उस टाइम के वो उससे खेलते थे, ठीक है, वो अपने खेलने के लिए इन सबको यूज करते होंगे, ये हमारा मानना है, ये हमारे हिस्टोरियंस ने, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने कंक्लूड किया है,
ठीक है। ओके, देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। देखो, जब भी कोई शहर नया बनता है ना, तो वो अपने साथ नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज वगैरह सब कुछ लेकर के आता है। तो क्या नया लेकर के आया है ये सारी हड़प्पा सिटी, मोहनजोदारो वगैरह जो है ये फ्लरिश हुई थी, ये क्या लेकर के आए? अगर हड़प्पा की बात करोगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने वाले आपके कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये स्टडी की इन्होंने, और इन्होंने बहुत सारे जो मेटल्स वगैरह वो इन्हें मिले हैं, जैसे स्टोन, शेल, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मिली है। ओके, ये मिली है तो प्रोबेबली ये कंक्लूड किया जाता है कि ये सारा सामान वो यूज करते थे। अब क्यों करते होंगे? मे बी कॉपर और ब्रोंज जो है वो टूल्स या फिर वेपन्स बनाने के काम में ले लिए होंगे, तो इनसे हो सकता है उन्होंने टूल्स बनाए हो, किसी तरीके के वेपन बनाए हो। गोल्ड सिल्वर हो सकता है उन्होंने गहने बनाने के लिए यूज किया हो, ऑर्नामेंट्स के लिए। ठीक है। उसके बाद में हम कई जगह पे वेसल्स भी देखेंगे। ठीक है। बर्तन जो होते हैं ना वो होते हैं सोने और चांदी दोनों में बर्तन आते हैं, कॉपर में भी आते हैं, इवन तांबे के बर्तन भी आते हैं। लेकिन उस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर में भी हमें बर्तन वगैरह जो है वो मिले हैं, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि वो इन सबको यूज करते होंगे। सबसे अगर कोई स्ट्राइकिंग फीचर्स है, कोई बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी जिस पे नजरें रुक जाए, ऐसी कुछ चीज मिली है, तो वो मिली है आपकी बीड्स। बीड्स मतलब कुछ स्पेशल टाइप के स्टोन्स वगैरह। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के मोती वगैरह जो मिले हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बीड्स बोलते हैं। उसके बाद वेट्स। वेट्स आपके बाट। आपने देखा है कभी शॉपकीपर वाले से अगर चावल लेने जाओगे तो उसके पास ऐसा कुछ शेप में जो है वो कुछ रखा होता है, जिससे वो मेजर करता है कि ये 50 ग्राम का है, ये 25 ग्राम का है, ये 1 kg का वॉट है। तो वो जो होता है ना उसको हम वेट्स बोलते हैं। फिर कुछ ब्लेड्स भी मिली है। ब्लेड्स प्रोबेबली वो यूज करते होंगे ना खाने पीने की चीजों को कट करने के लिए, रस्सी वगैरह कट करने के लिए, तो बहुत सारी चीजों को कट करने के लिए, हंटिंग के लिए इवन ब्लेड्स काम आते होंगे। ये जो चीजें हैं ना ये हमें मिली और ये बहुत अच्छे फाइंड्स में है। नेक्स्ट इज अबाउट द सील्स। जो हमें वहां पे सील्स मिली हैं, ठीक है, वो अगर देखो कि किस चीज से बनी है, तो स्टोन से बनी है जनरली। जनरली जो है उसका शेप रेक्टेंगुलर है। जनरली का मतलब ये होता है कि सारे ही शेप रेक्टेंगुलर नहीं है। रेक्टेंगुलर तो पता होगा ना, जिसके दो साइड सेम होती है। ऑल फोर साइड सेम हो तो वो स्क्वायर हो जाता है। अगर दो साइड सेम है तो वो रेक्टेंगुलर है। तो उसकी रेक्टेंगुलर शेप में मिली है जनरली, यानी मोस्टली जो है वो आपके रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है। कुछ स्क्वायर भी हो, कुछ सर्किल भी हो, कुछ सिलेंडर शेप में हो, तो अलग अलग शेप्स पॉसिबल है। जनरली हमें रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है। अच्छा, उन सील्स पे क्या लिखा हुआ है या क्या बना हुआ है? तो उस सील्स पे कुछ एनिमल्स कार्व्ड आउट है। आपके लायन आपको मिल जाएंगे। इवन ना 2 हॉर्न राइनोस थे। 2 हॉर्न राइनोस, ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में हमें 2 हॉर्न राइनोसॉर्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उस सील पे है। सील पे है का मतलब क्या है? कि कभी ना कभी उन लोगों ने उस चीज को देखा होगा। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको कुछ बनाना है, जो चीज़ आपने देखी ही नहीं है वो चीज़ आप बना नहीं सकते। अगर मैं आपको उसके बारे में कोई भी चीज़ बताऊँ ही नहीं कि उस चीज़ को बनाना कैसे है, तो आप उसे बना नहीं सकते। तो जो जानवर, जो चीज़ इन्होंने देखी ही नहीं होगी, ये उस चीज़ को बना ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक हमें ये भी चीज़ देता है कि उस टाइम पे कौन से एनिमल्स एग्ज़िस्ट करते थे, उसके बारे में भी ये हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है। मूविंग नेक्स्ट, 7000 ईयर्स अगो की अगर बात करो ना, तो जो मेहरगढ़ है उसके आसपास आपको कॉटन भी मिल जाएगा। ठीक है, हमें कॉटन वहां पे उगाते होंगे, ऐसे हमें वहां पे प्रूफ मिले हैं। ठीक है। फिर हमें एक ना सिल्वर वेस भी मिला है। ओके, चांदी का वेस मिला है, सिल्वर वेस। उस सिल्वर वेस में क्या है ना कि कॉटन का जो टुकड़ा होता है ना वो अटका हुआ है उसमें, मतलब साइड में लगा हुआ है। तो उस सिल्वर वेस से, और बहुत सारे हमें कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे मिले हैं जिनमें हमें कुछ ऐसे मिल जाए। फिर हमें बहुत सारे स्पिंडल वोज मिले हैं। स्पिंडल वोज से क्या होता है, आपको ना ये बने हुए किससे, पहले तो टेराकोटा से बने हुए और फेंस से बने हुए। इससे हमें पता चलता है कि शायद उस टाइम पे वो जो है वो कपड़े बुनने का काम भी करते थे। फेंस ना एक्चुअली थोड़ा सा ग्लिटर्ड फॉर्मेट में होता है। इसमें क्या, ये थोड़ा मतलब नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता है, आर्टिफिशियली होता है। गम और मिट्टी जो होती है ना, ग्लू और मिट्टी जो है स्पेशल टाइप का गम, उसको मिक्स करके कुछ ना पाउडर होता है, उस जैसे ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। इससे क्या होता है ना कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा आप, क्योंकि उसमें आप पाउडर्ड
फॉर्म में क्वार्टर्स वगैरह मिक्स कर रहे हो ना, तो उससे वो बहुत ज़्यादा शाइन देगी जो भी चीज़ बनेगी। जनरली आपको ये 2 ही कलर में मिलता है, एक या तो आपको ब्लू मिल जाएगा या फिर आपको सी ग्रीन कलर मिल जाएगा। ठीक है? सी ग्रीन कलर में जो है आपको ये जनरली देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो जितना चीज़ें हमें मिल रही है, जैसे स्विंडल वूज़ मिल रहे हैं आपको, ठीक है? आपकी सील्स मिल रही हैं, सिल्वर और कॉपर की जो वेस मिल रही है, इन सबको देखते हुए लगता है कि यार इसको बनाने वाला ना कोई स्पेशलिस्ट ही होगा। कोई बहुत अच्छी अगर पेंटिंग बनी हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है ना कि वो इंसान पेंटिंग बनाने में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होगा। क्योंकि जनरली अगर आप मैं बनाएँ तो शायद उतनी सुंदर नहीं बना पाएँ जितना एक वो इंसान बना सकता है जो बनाता है, जिसने उसपे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि कुछ स्पेशलिस्ट होंगे जो ये सब कुछ बनाते हैं। लेकिन वो स्पेशलिस्ट मेन थे या वुमेन थे, इस बारे में हमें ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना मालूम, ना मतलब अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हो पाया है। ओके? यहाँ पर इस टॉपिक में इतना ही दिया हुआ है। मूविंग नेक्स्ट इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल सबको चाहिए। देखो किसी भी आज अगर आप फैक्ट्री भी लगा लो ना, तो आपको उसके लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए होगा। सिर्फ मशीन से वो फैक्ट्री नहीं बन जाएगी। आप कुछ भी नहीं बना पाओगे अगर आप रॉ मटेरियल नहीं डालोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉटन नहीं मिलेगा तो आप कॉटन क्लोथ्स नहीं बना सकते। कैसे बनाओगे यार? अगर मैं आपको वूल नहीं दूंगी तो आप वुलन क्लोथ्स नहीं बना सकते। ठीक है? तो वैसे ही सिल्क नहीं दूंगी तो आप सिल्क की साड़ियाँ नहीं बना सकते, चाहे आप कितना भी सामान उसको बनाने का लेकर के बैठो। तो रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो रॉ मटेरियल क्या एक ही जगह पे अवेलेबल होता है क्या? आज भी हमें सब कुछ हमें एक ही जगह पे नहीं मिलता है। अगर आप आज एक शॉप में जाओ और सोचो कि मैं इसी शॉप से सब कुछ ले लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक से दूसरी जगह जाते ही हो। तो वहाँ पे भी क्या सब कुछ नेचुरली अवेलेबल था क्या रॉ मटेरियल? तो नहीं। कुछ नेचुरली अवेलेबल था, ठीक है? कुछ हमने देखा फार्मर्स वगैरह जो हर्डर्स वगैरह उनसे मिल जाएगा। अब हर्डर्स के पास जो है आपको आराम से वूल मिल जाएगा। जो शीप रखता है उसके पास वूल मिल जाएगा। जो कैमल रख रहा है उसके पास लेदर वूल दोनों मिल जाएगा। फार्मर्स के पास जाओ, वो आपको वीट, राइस, ठीक है, जो कुछ भी वो ग्रो कर रहा है, तो जितनी भी क्रॉप्स वो ग्रो कर रहा है वो सारी आपको उससे मिल जाएगी। नेचुरली में आपको कुछ हो सकता है कि कुछ फ्रूट्स वगैरह बेरीज होगी जैसे वो आपको नेचुरली भी मिल जाए। कुछ लोकली अवेलेबल होगी, कुछ डिस्टेंट लैंड से लानी पड़ती होगी। जैसे कुछ चीज़ें जो है वो आपको आप ही की सिटी में अवेलेबल होगी। इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ सिटी, तो वहाँ की कोई चीज़ होगी जो बहुत पॉपुलर होगी। लेकिन नारियल तेल है आज की डेट में, तो कोकोनट हर कहीं तो नहीं लगता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कोकोनट नहीं लग रहा है ना, बट यू आर गेटिंग कोकोनट। कहाँ से आ रहा है? साउथ साइड से आ रहा है, साउथ इंडिया से आ रहा है। आपको मैंगोज आ रहा है साउथ इंडिया से। एप्पल आ रहा है तो वो कश्मीर साइड से आ रहा है। सब कुछ तो आपके वहाँ पे लोकली अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती ही है। तो जो कुछ लोकली अवेलेबल होता था, जो नहीं होता था, वो दूर दराज के एरिया यानी डिस्टेंट लैंड से ले आते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉपर की बात करो, तो आप देखोगे कि राजस्थान के जो खेतड़ी माइंस है, ठीक है, खेतड़ी माइंस, वहाँ पे जो है कॉपर लार्ज स्केल पे मिलता है। तो कॉपर राजस्थान से लेके आते थे। इवन ओमान जो जगह है वहाँ से भी, ये आपके वेस्ट एशिया में, तो वहाँ से भी जो है कॉपर लेकर के आते थे। ब्रोंज ब्रोंज जो है ना, टिन और कॉपर दोनों को जब मिक्स करते हैं ना एक पर्टिकुलर रेशियो में, उसके बाद आपका ब्रोंज बनता है। तो ऐसी चीजें जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। टिन कहाँ से लेकर के आते थे? ये टिन अफगानिस्तान से आता था हमेशा। कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। इवन ईरान से भी। टिन अफगानिस्तान और ईरान दोनों ही जगह से आ रहा है, ये याद रखें। तो ये अफगानिस्तान भी आ रहा है और ईरान से भी आ रहा है। इसको कॉपर, ये जो राजस्थान और ओमान से आ रहा है, इसमें मिक्स करके क्या बनाते थे? आपका ब्रोंज बना देते थे। केजीएफ मूवी तो सबने देखी होगी। कोलार गोल्ड फील्ड माइंस, ठीक है, कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है। तो इससे एक चीज याद रखना कि गोल्ड कहाँ से आ रहा है? कर्नाटका से आ रहा है। उसके बाद में बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स थे, वो जनरली गुजरात में मिल जाते थे, कुछ ईरान से आते थे, इवन कुछ अफगानिस्तान। आई टोल्ड यू अबाउट लापिस लाजुली, ठीक है, तो वो अफगानिस्तान से आते। तो ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उस टाइम पीरियड में भी होते थे। तो इन चीज़ों को लाने ले जाने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह अक्सर जाया करते थे। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। जो अब शहर में रह रहे हैं उनका खाना कहाँ से आ रहा है? अगर आप सिटी में रह रहे हो, आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, तो आपके घर की छत पे ऐसा तो नहीं है आपने वीट भी लगा रखा है, राइस भी लगा रखा है, ओके, और आपको जितने भी फ्रूट्स चाहिए, जो जो कुछ भी आपको खाना है, आपको फूड वगैरह सब कुछ आपने छत पे लगा लिया है। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप खाना कहाँ से लाते हो? मार्केट से लाओगे। मार्केट में कहाँ से आ रहा है? फार्मर्स के पास से आ रहा है। ये फार्मर्स कहाँ पे है? विलेज में। तो ये जो विलेज वाले हैं ना, जो गांव के लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी सिटी की इकोनॉमी चलने के लिए। क्योंकि कल को अगर ये बोल गए ना हम कुछ उगाएंगे ही नहीं, तो यार हम खाएंगे क्या? शहर में बैठने से कुछ नहीं होगा ना, आप कितना भी कमा लेना, अगर आपके कमाने का फायदा क्या होगा जब आप खुद को फीड अप ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो विलेज में जो रह रहे हैं ना, जो आपके फार्मर्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, बहुत बड़ी बात है फार्मर होना, क्योंकि ये सबके पेट भर रहा है। आप कितना भी कमा लो, आप घर पे खेती नहीं कर रहे हो, ओके। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर रोज आप इनमें दिन में 2 बार तो आप फार्मर्स पे डिपेंडेंट हो। तो शुक्रिया अदा करो इनका। सो फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, उनके खाने के लिए आ क्या क्या रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, जनरली कंट्री साइड में जो है वो एनिमल्स रखते थे, और वहीं पर लोग जो है वो आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह जो है उनको ग्रो करते थे। ओके, तो वहां से जो है उसको सप्लाई होती थी, सारे शहरों में आते थे। आज भी देखोगे ना, तो दूध की जो डेयरी होती है, वहां पर उस डेयरी में दूध अलग अलग विलेजेस से आ रहा है। तो ये विलेजेस में हर्डर्स वगैरह जो है, जो कैटल्स वगैरह रख रहे हैं, वो लोग इसको भिजवा रहे हैं। फार्मर से आपका सारा खाने का सामान आ रहा है। तो वैसे ही उस टाइम पीरियड में भी यही सारा सिस्टम था। हर कोई अपना अपना नहीं उगाता था, बल्कि कुछ लोग जो थे वो काम कर रहे होते थे, जैसे शहर में काम कर रहे हैं आपके क्राफ्ट पर्सन्स वगैरह हो गए, आपके स्क्राइब्स हो गए, आपकी रूलिंग क्लास हो गई, मर्चेंट क्लास हो गई। तो ये सारे शहर में रह रहे होते थे, गांव में चीजें उगाते थे। ये मर्चेंट लोग जो ये यहाँ आते थे इन मीडिएटर्स, एज ए मीडिएटर, ये यहाँ से लेकर के जाते सामान, यहाँ पे सेल आउट करते, प्रॉफिट अपनी जेब में डालते कुछ, और ऐसे इनका काम चलता था। अब बात करते हैं उगाते क्या क्या थे। तो वीट, वीट ऐसा होता है गेहूं, ठीक है। देन कम्स योर बार्ले, ये आपका क्या है? बार्ले है, ओके। उसके नेक्स्ट ये आपके पल्सेस हैं, इतने तरीके के आपके पल्सेस होते हैं, दाल वगैरह जो है वो। फिर पीस यानी मटर। देन कम्स योर राइस, जिनको आपको चावल वगैरह जैसे बोलते हो वो। फिर दिस इज योर सीसम। सीसम मालूम होगा क्या होता है? तिल होता है, तिल, ठीक है। देन कम्स योर लिनसीड, और उसके बाद में आपके आते हैं मस्टर्ड, मस्टर्ड सरसों, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें, ये सारी चीजें वो ग्रो कर रहे थे। उसके बाद में अगर कुछ नया टूल आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलता है ना, तो वो है ये प्लो। उसके बाद अगर कुछ नया आपको हड़प्पन सिटी में मिलता है ना, तो वो है आपका ये प्लो। प्लो एग्जैक्टली है क्या? प्लो होता है हल, ठीक है। ये जमीन जोतने के काम आता है। ये लैंड में, ये जैसे लैंड है तो ये इसमें जाएगा, यहाँ से इसको खींचते हैं तो ये मिट्टी को ऐसे अपने साथ आगे लेते हुए चलता है, ठीक है। इरिगेशन के बहुत काम आता है ये। हमें ये ना टेराकोटा मॉडल्स मिलते हैं। टेराकोटा मॉडल्स मिलते हैं मतलब ऐसा कुछ रहा होगा जो वो यूज करते थे, और प्रोबेबली वो वुड का रहा होगा, जिसकी वजह से वो इतने साल तक चल नहीं पाए। लकड़ी खराब हो जाती है ना, दीमक लग सकती है, उसकी एक लाइफ होती है जिसके बाद वो अपने आप खराब होनी शुरू हो जाती है। तो प्रोबेबली वो वुड का उस टाइम पे वो यूज करते होंगे, और एट प्रेजेंट जो है वो पेरिश हो चुका है। ओके, पेरिश होना मतलब खत्म हो जाना। एट प्रेजेंट वो क्या है? पेरिश हो चुका है। ओके, उसके बाद में ये बात हो गई आपके प्लो की। अगर हरप्पन्स की बात करूँ तो वो रेयर क्या क्या करते थे, एनिमल्स कौन से रखते होंगे? तो कैटल को रखते थे, शीप को रखते थे, गोट, बफेलो, ये सारी चीजें जो है वो रखते थे। उसके बाद में पानी और पेस्चर्स, यानी वाटर एंड पेस्चर्स, पेस्चर्स का मतलब होता है घास, जो ये जानवर खाते हैं, वो सारी घास वो उनको अवेलेबल मिल जाती थी। जहाँ भी वो जाकर के रह रहे ना, उसके आसपास ये सब मिलता था। हमने वो पहले भी डिस्कस किया है, पहले दोनों चैप्टर्स में, कि अक्सर सेटलमेंट्स आपको वाटर सोर्सेज के आसपास ही देखने को मिलेंगे, और जहाँ वाटर सोर्सेज होंगे वहाँ पे पेस्चर्स आराम से मिल जाता है। यहाँ से इन लोगों को जंगल वगैरह का जो आसपास का इलाका था, ग्रास वाटर सब कुछ मिल रहा है, वहां से वो लोग फ्रूट्स, आपके बेर वगैरह जैसे हो गए, वो ले आते थे। पानी है तो तालाब वगैरह, तो वहां पे मछली मिल जाएगी तो वो भी ले आते थे। और क्योंकि ग्रास लगी हुई है तो वहां पर बहुत सारे एनिमल्स भी आते होंगे जिनको वो लोग हंट कर लेते होंगे।
इस एनिमल्स की एक स्पेशल कैटेगरी आती है एंटीलोप। ठीक है, क्या आता है? एंटीलोप। ये जो आप देख सकते हो ना, ये है एंटीलोप्स। ठीक है, इनमें और डियर में थोड़ा फर्क होता है। ओके, तो एंटीलोप जो है ये डियर से सिमिलर होता है और इनको ये जो है उस टाइम पे बहुत मिलते थे। तो ये इन वाइल्ड एनिमल्स को यूजुअली ये लोग हंट करके खाया करते थे, ऐसा हमारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का कहना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। हरप्पन टाउन्स बेसिकली मींस आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो कौन से टाउन्स है जो गुजरात के एरिया में आपको देखने को मिलता है। ओके, तो वो है डोलावेरा। अगर आप गुजरात का मैप देखोगे ना, ठीक है, तो उसमें आपको ग्रेटर रैन ऑफ कच्छ, लिटिल रैन ऑफ कच्छ जो है वो दोनों देखने को मिलेगा। उसी में एक छोटा सा आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम है कादिर बेट। ठीक है, इसको बेट बोलते हैं, प्रोनाउंस होगा बीईटी, बेट। तो कादिर बेट एक आइलैंड है। ओके, कहाँ पर है? ये डोलावीरा में है, रैन ऑफ कच्छ में। ठीक है, तो इस आइलैंड में क्या है? यहाँ पे डोलावीरा लोकेटेड है। रिसेंटली इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बना दिया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, इवन यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2020 वाले अटेम्प्ट में आया था। ओके, सो डोलावीरा की लोकेशन पता चल गई, एक आइलैंड है कादिर बेल्ट, रैन ऑफ कच्छ में, वहां पर गुजरात में, वहां पे ये लोकेटेड है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो आपको इंपॉर्टेंट है जानना इसके बारे में। अगर इस सिटी का आप डिवीजन देखोगे ना, तो अभी तक हमने क्या देखा कि सिटी कितने हिस्सों में बटी हुई थी? 2 हिस्सों में बटी हुई थी, ईस्ट वाली और वेस्ट वाली। फिर अभी देखोगे ना डोलावीरा में, तो ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, इसके तीन चारों तरफ ना बहुत बड़े बड़े गेटवेज हैं, वॉल्स हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी पहले दीवार बना दी, और इस दीवार में ना जगह जगह पे प्रॉपरली गेट बने हुए हैं, जिससे आप इस सिटी के अंदर आ जा सकते हो। तो प्रॉपर गेटवेज जो है वो बने हुए हैं। मैसिव स्टोन वॉल्स है। वॉल्स कैसी है? बहुत बड़े बड़े स्टोन्स की जो है आपके वॉल्स बनी हुई है। ये पूरी सिटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पूरे कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 3 में। और कोई सिटी 3 में डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ डोलावीरा ही इकलौती ऐसी सिटी है पूरे हड़प्पन में जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इस चीज को जो है एक चीज ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में लार्ज हमें लेटर्स मिलते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखे हुए, और जनरली वो कार्व्ड आउट का मतलब होता है ऐसे बहुत ज्यादा चुबो चुबो करके किसी चीज को लिखना। ठीक है, आपने देखा होगा ना आपके घर के आगे नेम प्लेट जो लगी होती है, उस पर अगर हाथ लगा के देखोगे तो पता चलेगा कि वो जो भी आपने XYZ जो भी नाम लिखा है, ठीक है, वो नाम अंदर ऐसे पूरा गुदो गुदो के लिखा गया है, उसको उसको कार्व आउट किया गया है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम कार्व आउट करना। तो आप देखोगे कि ना बहुत लार्ज लेटर्स में व्हाइट स्टोन जो है, या फिर जो वुड वगैरह का जो स्ट्रक्चर है, उस सब पे कार्व आउट किया हुआ है। ये हो गई गुजरात की एक सिटी। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं दूसरी सिटी की। दूसरी सिटी है आपकी लोथल। ठीक है, मैप में भी दिखाई थी मैंने। तो ये जो लोथल है, ये कहाँ पर है? देखो, एक रिवर आती है जिस रिवर का नाम है साबरमती। ठीक है, क्या है? साबरमती। इस साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं रिवर भोगवा। ठीक है, कौन सी रिवर है? रिवर भोगवा। ये जो भोगवा रिवर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? साबरमती की। अच्छा, रिवर और ट्रिब्यूटरी में फर्क क्या है? जो बहुत बड़ी कोई नदी होती है हम उसे रिवर बोलते हैं। कुछ छोटी छोटी नदियां होती है जो ला करके इस रिवर में अपना पानी डालती है और इस पानी को बढ़ा देती है। जैसे एक बकेट में पानी है, आप और 3-4 पाइप उसमें कनेक्ट करके वो पाइप से उस बड़ी रिवर में और ज्यादा पानी डाल रहे हो, तो वो जो पाइप की तरह काम कर रही है ना, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या है? और पानी ऐड करते हैं। ये क्या करेगी? पानी को ऐड करेगी। जबकि अगर ये आगे जाकर के बहुत सारी पार्ट्स में बट जाती है अगर ये रिवर, तो उनको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज अपन बोलते हैं ना, ये चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरली आपके क्लासेस में स्कूल में ये चीजें बोलते थे, कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जब रिवर बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स में बांट जाएगी तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे। और जबकि अगर छोटी छोटी नदियां आकर के बड़ी नदी में मिल रही है और उसको उसको बड़ा कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो
हमने ये देखा कि रिवर बोगा है, वो ट्रिब्यूटरी है साबरमती रिवर की जो गुजरात में है, और उसी के किनारे जो है आपका लोथल जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है, वहीं पे लोथल जो है वो लोकेटेड है। ओके, इसका मतलब बेसिक पार्ट क्या है, ये गल्फ ऑफ जो खंबात है उसके बिल्कुल पास में सिचुएटेड है। रॉ मटेरियल जो था ना, जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह थे, वो यहाँ पे बड़ा इजीली अवेलेबल था, ठीक है, तो सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो है ना, उसके लिए लोथल जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस था। ओके, इसके बाद में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर था फॉर द मेकिंग ऑफ योर स्टोन योर शेल एंड मेटल्स, ठीक है, इन सबको बनाने का एक बहुत अच्छा मतलब ये प्लेस था। उसके साथ साथ ये एक स्टोर हाउस भी था। अगर नोट किया हो तो लोथल जो है वो बहुत एक पोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको डॉकयार्ड फैसिलिटी मिलती है। डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ पे आपके शिप का लोडिंग अनलोडिंग होते हैं ना, तो वो जो एरिया होता है उसे डॉकयार्ड बोलते हैं। तो लोथल में वो चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद वर्कशॉप फॉर बीड बीड मेकिंग। ओके, इसके बाद में आपको हमें ना एक बिल्डिंग मिली है, ठीक है, यहीं पे लोथल में एक बिल्डिंग मिली है। वो इतनी वहाँ पे इतने सारे बीड्स मिले हैं ना, हमें इतने सारे टाइप्स के बीड मिले हैं। तो उससे कंक्लूड ये किया गया है कि शायद यहाँ पे वर्कशॉप होती थी, बीड मेकिंग सिखाते थे, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबली वर्कशॉप होती होगी, ये उन्होंने कंक्लूड किया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स मिले, बीड बनाने वाले टूल्स मिले हैं, कुछ बहुत अच्छे फिनिश्ड बीड्स भी मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद सील, आपको पता है, मोहर जिसको बोलते हो आप, ठीक है, मोहर होता है ना, आप स्टैंप लगाते हो या फिर आप इसको स्टैम्प बोल सकते हो। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम सील। सील मीन्स स्टैम्प एज वेल, बट जो इम्प्रेशन होता है उससे, उसको हम बोलते हैं सीलिंग। ओके, तो जो इम्प्रेशन बनेगा ना सील से, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलिंग। अब मान लो मैंने ये डब्बा पैक किया, फिर मैंने इस पे पेपर चिपकाया और मैंने यहाँ पे ना स्टैंप लगा दी। अब ये मैंने पार्सल किया है आपको, अब ये 100 किलोमीटर जो है आपके पास आया है, दूर आया है, ठीक है, क्या पता इन बिटवीन किसी ने इसके साथ छेड़खानी की है या नहीं। तो इसका पक्का सबूत ये होता था कि मैं इसके बिल्कुल ना जहाँ से इसकी ओपनिंग है ना उस पे ये लगा के छोड़ूंगी। अगर कोई इसको खोलेगा तो ये फट जाएगा, ये हिल जाएगा अपनी जगह से। तो अगर आपके पास ये आता है और आपके पास ये सील यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई हुई है, या ये सील किसी तरीके से खराब हुई हुई है, तो इसका मतलब है बीच में किसी ने इसको छेड़ा है। लेकिन अगर सील वैसी की वैसी इंटैक्ट है, वैसी की वैसी ही पड़ी है, हिली भी नहीं है, तो इसका मतलब बीच में ये किसी ने नहीं छेड़ा, ये बिल्कुल एज इट इज आपके पास सेफली पहुंच चुका है। तो इस प्रोसेस के लिए मे बी सीलिंग वो उस टाइम पे यूज करते होंगे, ये हिस्टोरियंस का मानना है। ओके, नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये एक लास्ट टॉपिक बचता है। लास्ट टॉपिक नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ये आपका एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड। हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गई, अभी तक ये एक मिस्ट्री ही है। हर हिस्टोरियन अपना अपना इस चीज पे अंदाजा देता है, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू पर हम आज तक कंक्लूड होकर के आ नहीं सके हैं। तो है क्या, ऐसा माना जाता है कि 3900 ईयर्स के अराउंड जो है ना, वो इसका डिग्रेडेशन जो है वो बिगिन हो गया था, डिसइंटीग्रेशन बिगिन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ओके, यानी इसका पतन शुरू हो जाता है, ओके, इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, डाउनफॉल। ये सारे नाम जो है ये आप यूज कर सकते हो। तो 3900 ईयर्स अगो जो है इसके बहुत सारे हम मेजर चेंजेस वगैरह देखते हैं, जैसे राइटिंग्स है, सीलिंग्स है, वेट्स हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा से लेकर के कालीबंगा तक के सारे वेट्स एक जैसे, रोड्स एक जैसे, मेजरमेंट एक जैसा। अब हम देखते हैं कि यहाँ का कुछ अलग है, यहाँ का कुछ अलग हो गया, यहाँ का कुछ अलग हो गया। कुछ इसके नतीजे निकाले जा सकते हैं। रूलर स्ट्रांग नहीं है। अगर रूलर स्ट्रांग होता तो सारी जगह सेम चल रहा होता, लेकिन अगर रूलर कमजोर है तो सब अपनी मनमानी करेंगे। जैसे अगर घर में पापा का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है तो सब वैसे ही करेंगे जैसे पापा चाहते हैं, दादाजी का स्ट्रांग है तो वैसे ही करेंगे जैसे दादाजी चाहते हैं। और मान लो दादाजी का स्ट्रांग नहीं है तो पापा अपनी मर्जी करेंगे, चाचा अपनी मर्जी करेंगे, बड़े पापा अपनी मर्जी करेंगे, बुआ अपनी करेंगी, ठीक है। तो द सेम थिंग, अगर रूलर बहुत स्ट्रांग है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मानते हैं कि शायद रूलर्स जो है वो जो है अब कम पावरफुल थे, वो वीक पड़ गए, ठीक है। ये एक रीजन आता है, एक
कंक्लूजन इन्होंने निकाला है। ओके, व्हाट कैन बी द सेकेंड थिंग? सेकेंड थिंग है कि मे बी नेचुरल कैलामिटीज भी हो। नेचुरल कैलामिटीज हो सकता है बहुत सारे ड्रॉट्स हो गए हों, या हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया हो, जिसकी वजह से लोग जो है वो मर गए, खत्म हो गए। ठीक है, जो भी आपकी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एक बार के लिए बात मानी जा सकती है। मान लो ये नदी है, तो फ्लड होगा तो इसके आसपास होगा ना, यहाँ बैठे को फ्लड क्या कह रहा है? ठीक है, ड्रॉट होगा तो क्या सारी नदियां एक ही साथ सूख गई? एक ही साथ सारी नदियां सूख गई? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इस चीज को भी हम थोड़ा बहुत ऐसे हाँ बोल करके भी ना बोल देते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ये भी एक वजह दिया जाता है कि बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन किया, जिसकी वजह से रेनफॉल रिड्यूस हो गई, केटल्स वगैरह को फीड अप करने के लिए नहीं मिला। ठीक है, उसकी वजह से जो है सारा मैटर जो है वो गड़बड़ हो गया, डिसबैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं डिसबैलेंस। दिस इज द थ्योरी ऑफ डिसबैलेंस, ओके, बाय नेचर एंड ह्यूमंस। उसके बाद में फ्लड का रीजन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो चीज देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि मोहनजोदारो जो है वहां पर आपको ड्रेनेज जो है वो टूटे फूटे मिलने शुरू हो जाते हैं, घर जो है वो उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपके जो स्ट्रीट्स हैं, जो आपकी सड़कें हैं, वहां पे कचरे का ढेर लगा हुआ है, जैसे अभी लगा होता है वैसे कचरे का ढेर लगा पड़ा है। तो इस सबसे ये चीज़ बिल्कुल प्रूव होती है कि धीरे धीरे जो है ये जो है गिरना शुरू हो गया है। एम्पायर जो है उसका एक्सटेंशन जो है वो शुरू हो चुका है। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है ये कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। ओके, इसके बाद में आप देखते हो कि ये जो चेंजेस है ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है? सिंध में। ये एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। ठीक है, वेस्ट पंजाब का जो एरिया है, ईस्ट पंजाब हमारे पास है ना, ईस्ट पंजाब ईस्ट वेस्ट है, तो इधर वाला पंजाब ईस्ट पंजाब, उधर वाला वेस्ट पंजाब, तो सिंध हो गया वेस्ट पंजाब का जो एरिया, वेस्टर्न प्रोविंसेस जो पाकिस्तान में। वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, तो लोगों ने जो है वो सिटी को अबेंडन करना शुरू कर दिया। अबेंडन मतलब छोड़ छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, किसी चीज़ को छोड़ के भाग जाना, तो दैट इज अबेंडन। लोग जो है नई जगह पे जाना शुरू कर दिया, ईस्ट में और साउथ में जाना शुरू कर देते हैं। फिर जो नई सिटीज, ये कब हो रहा है? 3900 ईयर्स अगो। लेकिन जो नई सिटीज आई हैं वो आई हैं 1400 ईयर्स अगो। ठीक है, नई सिटीज। अब पता है ना ये BCE में चल रहा है, तो -1 -2 इंटीजर्स वाला कल सिस्टम बताया था। उधर जाओगे तो जितना पुराने ईयर्स हैं, जैसे 3900 है तो वो उस तरफ आएगा, 1400 इस तरफ आएगा, तो ये वाला ज्यादा पुराना है, ये वाला कंपैरेटिवली नया है। तो इतने साल पहले जो है वो आपकी नई सिटीज एमर्ज होना शुरू हो जाती है, जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपके अपकमिंग चैप्टर्स है, 5th हो गया, चैप्टर 8 हो गया, 5 से 8 के बिटवीन जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 6, 7, 8, उनमें हम ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, मगध वगैरह जहाँ पे है, गुप्ता एम्पायर हो गया, आपके बुद्धिज्म जैनिज्म जो है वो फेज जो है ना, उसमें हम दोबारा नई सिटीज का आते हुए देखते हैं। सो विद दिस आज चैप्टर एंड्स ओवर है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। एक बार प्लीज़ चैप्टर को रीड आउट कीजिएगा खुद से, फिर बेहतर समझ आता है। आप जब भी वीडियो देखने बैठे तो उससे पहले एक प्रीवियस रीडिंग दे करके आइए हमेशा। उसके बाद में एक बार जैसे अभी एक्सप्लेन कर दिया, तो इसके बाद आप एक बार और पढ़ लीजिए। फिर जहाँ भी आपको डाउट आए फिर सिर्फ वो फेस जो है ना वीडियो का, बस वो देख लो, इतना सफिशिएंट होता है। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। ये PDF एज यू नो कि हमारा चैनल जो है UPSC एडुकेयर टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको ये PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। UPSC एडुकेयर, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द नोटिफिकेशंस के लिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। आप चाहें तो इवन मेल भी कर सकते हैं, जीमेल जो है वो प्रोवाइडेड है इसके लिए। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।